जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है। उसी तरह से आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही लेटेस्ट मुद्दे के बारे में, जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ इंडिया की इकोनॉमिक से भी जुड़ा हुआ है। बात करेंगे किसका। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में भी अब डिजिटल करेंसी के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कि यहाँ आपके जीएस पेपर 3 के तहत इकोनॉमिक्स में यहां से प्रश्न बन सकता है, मेंस में, प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बनना एकदम श्योर है। रीजन यह है कि इसमें हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे एलन मस्क के बारे में, जो स्पेसएक्स का को फाउंडर है। ठीक, चलिए टॉपिक पर आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंस आप लोगों ने समझ लिया। इंडिया में डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है। सबसे पहले इसको बेस को समझिए कि डिजिटल करेंसी होती क्या है और इसकी डिमांड प्रेजेंट टाइम में उठी क्यों इंडिया में। देखिए, डिजिटल करेंसी एक मानक होता है जिसे क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। एक मानक के तौर पर आपके फोन में, आपके सिस्टम में यह नंबर के रूप में शो होगा। जैसे आप लोग एटीएम का यूज करते हैं, एटीएम छोड़िए, आप लोग फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ नंबर के रूप में आपको मनी दिखती है अकाउंट में आपके, और आप उसके माध्यम से कहीं स्वैप करते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो एक तरह से यह भी डिजिटल मनी ही है। तो लेकिन यह क्या है, यह बैंक से जुड़ा हुआ है, इसका आपको कैश भी मिलता है। अगर डिजिटल मनी आती है तो डिजिटल मनी के माध्यम से क्या होगा, सॉरी डिजिटल करेंसी, आप एटीएम में जाएंगे, अपना कार्ड लगाएंगे, पिन डालेंगे और आपके फोन में मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए और आप जाके लेन देन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर प्रक्रिया इंडिया में आती है तो काफी ज्यादा असुविधाएं भी होंगी, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जो वर्ल्ड लेवल पर इसके लिए होने चाहिए और हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका उद्भव कहां से हुआ, विकास। आप लोगों ने एलन मस्क के बारे में सुना होगा, जो स्पेसएक्स के फाउंडर है। स्पेसएक्स एक अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा की सहयोगी, लेकिन प्राइवेट है, यूएसए की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। एलन मस्क उसके को फाउंडर है। इन्होंने क्या किया, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि बिटकॉइन का नाम सुना होगा, यह एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है। इन्होंने क्या कहा कि आप लोग अब मेरी कारें, इनकी कंपनी है टेस्ला, टेस्ला की कारें इंडिया में भी चलती हैं, आप सबको पता होगा। एलन मस्क ने कहा कि आप टेस्ला की कारें बिटकॉइन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यह बोला, शेयर मार्केट में बिटकॉइन की जो वैल्यू है हाई लेवल पर चली गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये अपनी बात से पलट गए, बोले कि अब हम बिटकॉइन के माध्यम से अपनी कारें सेल नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, लोगों के रुझान को इन्होंने खींचा किधर, क्रिप्टो करेंसी की तरह, डिजिटल मनी की तहत। अब इंडिया की बात आती है कि वर्ल्ड लेवल पर तो एलन मस्क ने इसका उद्भव किया, साथ ही साथ क्या हुआ कि विश्व स्तर पर कुल 86% इतनी सेंट्रल बैंक हैं जिन्होंने इसे स्वीकार किया है और अपने कंट्रियों में क्या करेंगे कि डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहे हैं। विश्व की 86% कंट्रियां हैं जिनकी सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक है, इसी तरह से प्रत्येक कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है। उन्होंने भी सहमति जताई है कि अब हम डिजिटल करेंसी का यूज करेंगे। उनमें से 40%, 14% देश ऐसे हैं जिन्होंने इसे लागू भी कर दिया है, डिजिटल करेंसी को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई मनी बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से इंडिया में भी बात आई। अब इंडिया में आवश्यकता क्यों पड़ी, लोगों ने देखा, आरबीआई की चिंता बढ़ी, क्यों, क्योंकि आरबीआई ने देखा कि इंडिया में जितनी मनी है उसका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में है नहीं, तो अदर कंट्री में हो रही, फॉरेन में हो रही, तो यहाँ की जो मुद्रा है वह बाहर जा रही है। तो एक तरह से यहाँ इंडिया के जीडीपी के लिए भी चिंता का विषय है, यहाँ के इन्वेस्टमेंट के लिए भी चिंता का विषय है। तो इस वजह से आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने मिलकर एक कमेटी बनाई और कमेटी ने इस टॉपिक पर बात किया कि क्या इंडिया में भी ई मनी लाई जा सकती है, डिजिटल करेंसी लाई जा सकती है, तो उस पर सहमति जाहिर की गई है। ठीक, इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो डिप्टी गवर्नर है उसके टी रविशंकर। टी रविशंकर की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई और बात की गई कि इंडिया में भी डिजिटल करेंसी लाई जानी चाहिए। तो इस तरह से यह इंडिया में इसकी आवश्यकता पड़ी। अब बात आ रही है कि अगर इसे लाया जाएगा तो फायदे क्या क्या होंगे, नुकसान क्या क्या होगा। जैसे ही आरबीआई को यह बात पता चली कि गवर्नमेंट का इशू है, डिजिटल करेंसी लानी चाहिए, तो उन्होंने अपना बात रखा। देखिए, इंडिया में जो आरबीआई है, नोट का निर्गमन वही करती है और उसके लिए उसे आरबीआई एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई को क्या किया गया है, नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया है। ठीक है,
तो आरबीआई ने यह बात की गवर्नमेंट से कि मुझे तो सिर्फ नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया है, डिजिटल करेंसी का हम निर्गमन नहीं कर सकते हैं। तब सरकार ने अपनी बात रखी कि जो एक्ट लाए जाते हैं वो किसके माध्यम से लाए जाते हैं, गवर्नमेंट के माध्यम से। आप सबने सुना होगा कि कोई भी अगर अधिनियम बनाया जाता है तो पहले वह बिल के रूप में क्या होता है, पेश किया जाता है। कहां, लोकसभा और राज्यसभा में। जब वहां से सहमति मिलती है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति का जब उसमें फाइनल सिग्नेचर होता है तो कोई भी बिल एक्ट के रूप में, अधिनियम के रूप में पारित हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप निर्गमन की व्यवस्था करिए, अपनी आवश्यकताएं हमें बताइए और बिल तो हम पास कर देंगे, एक्ट हम लाएंगे, क्योंकि जो 1934 का आरबीआई एक्ट है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया। तो इस तरह से सहमति पूरी तरह से हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या, अगर इसे लाया जाएगा तो फायदे क्या क्या होंगे। जो देखिए आपके पास क्या होगा ना, आपके फोन में, आपके सिस्टम में एक नोट के रूप का सिंबल होगा, उसमें बाकायदे लिखा भी रहेगा कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आरबीआई के तहत लिखा होगा। लेकिन वह आपको क्या होगा, कैश के रूप में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डिजिटल तौर पे वह दिखेगा, अंकों के तौर पर, और आप उसके माध्यम से क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बात करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं, साथ ही साथ इसको लागू करने में इंडिया में चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए अब बोर्ड पे आते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं कि भारत में डिजिटल करेंसी की मांग की गई। हाल ही में आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने एक बैठक की, अर्थात एक कमेटी बनाई, किसके लिए, डिजिटल करेंसी लाए जाने के लिए। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये नाम याद रखेंगे, टी रविशंकर, जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में डिप्टी गवर्नर है। ठीक, रुपए की जगह ई रुपए की बात की गई, मतलब कि जो कैश है, कैश के जगह ई मनी लाई जाएगी। ठीक, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं बता चुका हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जा रहा है, मतलब इंडिया की जो मुद्रा है वह बाहर देशों में जा रही है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। आरबीआई को इसकी चिंता बढ़ी कि अगर यहाँ का जो पैसा है बाहर जाता रहेगा तो यहाँ की जीडीपी, जीएनपी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इकोनॉमिक दृष्टि से इंडिया कमजोर हो जाएगा। तो इसके माध्यम से जो यहाँ पर डिजिटल मनी लाई जानी है, डिजिटल करेंसी, उसका नाम क्या है, सीबीडीसी। ये नाम याद रखेंगे, सीबीडीसी, जिसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके रूप में लाई जाएगी। आरबीआई ने अपना पक्ष रखा, जो मैंने अभी बताया कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को सिर्फ नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया है, किसी भी तरह की वह डिजिटल करेंसी का निर्गमन नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा कि मैं आपको अधिकार दूंगा, एक्ट मैं बनाऊंगा, आप अपनी आवश्यकताएं बताइए और इसे लागू करने का उपाय सोचिए। अब बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी का वैश्विक लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो वर्ल्ड की 86% जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक है, भारत की केंद्रीय बैंक है, इसी तरह से प्रत्येक कंट्री की अपनी एक केंद्रीय बैंक होती है। तो उन्होंने सहमति जताई है कि हम लोग भी डिजिटल करेंसी लेकर आने वाले हैं। और 14% देशों ने, मतलब कि वर्ल्ड के 14% कंट्रियों की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इसे शुरू करने की बात की, अर्थात वो लागू भी कर रहे हैं। पायलट योजना लागू कर दी गई है। पायलट योजना का आशय यह है कि किसी भी योजना को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानने के लिए, एक तरह से सर्वे करने के लिए एक योजना का लागू करना। तो ये 14% देशों में लागू भी की गई। अगर इंडिया में लाई जाती है तो फायदे क्या क्या होंगे, कैश पर निर्भरता कम होगी, जायज सी बात है, प्रिंटिंग का खर्च बचेगा, कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी तो नोटों का निर्गमन नहीं होगा तो प्रिंटिंग नहीं होगी। समस्याएं कौन कौन सी है, सबसे बड़ी समस्या टेक्नोलॉजी की होगी। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास फोन ही है या फिर प्रत्येक व्यक्ति को फोन की नॉलेज है और इसके माध्यम से वह ट्रांजैक्शन कर सकेगा। तो टेक्नोलॉजी की समस्या सबसे ज्यादा है इंडिया में। साथ ही साथ वितरण कैसे करें, मतलब यह जो लाई जाएगी ई मनी, डिजिटल करेंसी, किन लोगों को दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा बड़े बिजनेसमैन को या फिर प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए, यह भी एक समस्या है। इसके लिए टोकन दिया जाए या फिर आपके बैंक अकाउंट से जोड़ा जाए। ये सारी बातें समस्याओं के रूप में निकल के आई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सारा का सारा टॉपिक समझ गए होंगे और इसके बारे में आप लोगों का ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के लेटेस्ट मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।